इस तरीके से चीजें बटी हुई थी पहाड़ों पे, हिली क्षेत्रों में कुकी रहा करते थे, प्लेन्स में जो इम्फाल वैली है उसके अंदर ये मैतेई रहा करते थे। तो जो अभी तात्कालिक जो वैमनस्यता है, जी जी। इस तरीके की भीषण हिंसा जो हो रही है वहां, इसका तात्कालिक कारण क्या है? और उन्होंने कुछ समझौते की, उस समझौते के समय से ही ये जो पूरा विवाद है उसकी नींव रख ली गई, क्योंकि उस समझौते में ही मैतेई समाज को इम्फाल वैली तक सीमित कर दिया गया था। ये जो समस्याएं आई हैं, इस समस्या से ही समाधान निकलेगा। ये जो कारण उत्पन्न हुआ है उस कारण से ही निवारण उत्पन्न होगा। इस तरह के वीडियो को जब ये घटना हुई उस समय नहीं दिखाया गया, लगभग 2 महीनों के 2 महीने बाद संसद सत्र चलने के 2 दिन पहले आप डाल रहे हैं। इसका मतलब आपके हृदय में उन महिलाओं के आत्मसम्मान की रक्षा की भावना नहीं है। नमस्ते, मेरा नाम राजीव शुक्ला है। आप लोकरंग देख रहे हैं। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे हम तमाम विषयों पे बात करते हैं। जो समसामयिक चर्चाएं चल रही होती हैं उस पर हम अपने विचार रखते हैं। हमारे साथ डॉक्टर भूपेंद्र सिंह हैं, जो कि एक विचारक भी हैं और लेखक भी, और बाय प्रोफेशन एक डॉक्टर हैं। स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी। आज हम बात करने वाले हैं जो हाल फिलहाल में मणिपुर में भीषण हिंसा चल रही है उसके बारे में। हम सब जानते हैं कि भारत का एक राज्य पिछले कुछ दिनों से हिंसा और नफरत की आग में जल रहा है। इस विषय पे हम जानेंगे कि मणिपुर में ऐसा क्यों हो रहा है, मणिपुर का इतिहास क्या है। तो सबसे पहले हम आपसे पूछना चाहेंगे कि मणिपुर का जो ज्योग्राफी है, वहाँ की जो भौगोलिक परिस्थिति है, उसके बारे में आप कुछ बताएं। देखिए, मणिपुर की अपनी जो भौगोलिक स्थिति है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और पुराने समय में आप देखेंगे तो ये जो भारत का जो बिहार और उसके नीचे का हिस्सा है, वर्तमान में जो बांग्लादेश है, और जो मणिपुर है उसके आगे वर्मा यानी म्यांमार है। उसी से फिर लोअर बर्मा का रूट जाता है और उसी से तिब्बत और चाइना का रूट जाता है। तो जो भी इंटरनेशनल ट्रेड होते थे पहले, और इस जो ये जो ट्रेड रूट है लगभग 2500 साल से स्थापित है, और इसके साक्ष्य मौजूद हैं कि यहाँ पर इस तरह से ट्रेड होता रहा है। तो आप ये देखेंगे कि पूरा ये भारत को, ये जो एक तरह से कहिए कि जो उत्तर पूर्व का एक द्वार है जो अन्य देशों से हमें कनेक्ट करता है, जंक्शन पॉइंट एक बना हुआ है। बिल्कुल। और बड़ी मजेदार बात यह है कि आप देखेंगे तो जो ये सिलचर वाला एरिया है, ठीक है, सिलचर वाले एरिया से सिलहट, सिलहट से फिर आपका जो मणिपुर है उसके लिए बाकायदे 3 रूट पहले से है। एक तरह से आप कहिए कि नॉर्मली आपको रूट बनाना पड़ता है, और यहाँ पर ऑलरेडी घाटी को खोलने के लिए रास्ते बने हुए, प्राकृतिक रूप से वो बने हुए हैं। और मणिपुर की स्ट्रक्चर बड़ी ही मजेदार है, बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं। इसको तमाम विद्वानों ने, किसी ने कहा कि कटोरे की तरह है, किसी ने कहा एक हौदे की तरह है। तो इसको आप इस तरह से समझिए कि ये एक कटोरे की तरह है। तो कटोरे में क्या होता है, किनारे किनारे आप देखेंगे तो उठा हुआ हिस्सा होता है जो पूरा हिमालय है, हिमालय के पहाड़, हिमालय का ही पार्ट है, उसी का एक्सटेंशन है, हिमालय के पहाड़ है। और बीच में खाली हिस्सा है, जो खाली हिस्सा है वही आपका इम्फाल वैली है। ये जो इम्फाल वैली है ये बहुत ही फर्टाइल लैंड है, और इसमें बराक नदी बहती है। इसी बराक नदी के दोनों तरफ नदी में बाढ़ आती है तो उसके साथ मिट्टी आती है, फर्टाइल लैंड हो जाता है, अच्छी खेती होती है। तो इस तरह से आप देखेंगे तो ये लगभग 750 वर्ग मील का ये जो क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र है, यहाँ पर जो मैतेई समाज जो आज हम जानते हैं वो रहती है। और शेष जो हिमालय का जो रेंज है, यानी कि ऊपर की तरफ देखेंगे तो नागालैंड है, पहाड़ी क्षेत्र जो है जी, ऊपर नागालैंड है, दूसरी तरफ आपका म्यांमार है, तीसरी तरफ नीचे की तरफ मिजोरम है, और पश्चिम की तरफ आसाम का जो मैंने सिलचर बताया जी, वो जो एरिया है। इस तरह से चारों तरफ से पहाड़ से घिरा हुआ है, और बीच में मैदानी क्षेत्र है जहां पर कि मैतेई समाज पाया जाता है। और ये काफी फर्टाइल लैंड रहा है, और एक ट्रेड रूट होने के कारण इसका अपना एक बहुत बड़ा भौगोलिक महत्व रहा है जी। इसके बाद मैं जानना चाहूंगा कि मणिपुर में जो मुख्य 2 जातियां हैं, जिसमें एक मैतेई जाति भी है, जिसपे तमाम इल्जाम भी लगे हैं अभी, तो इनकी उत्पत्ति कहाँ से है, ये कौन लोग हैं? मैतेई समाज की उत्पत्ति के बारे में तमाम तरह की कहानियां हैं, और चूंकि नाम इतने कठिन है कि शायद वो नाम मैं लिख कर लाया हूं, उसे मुझे पढ़ना पड़ेगा। उत्तर भारतीय होने के नाते स्वाभाविक भी है, और उनका उच्चारण करना भी अपने आप में बहुत ही कठिन काम है। मणिपुर का जो इतिहास अवेलेबल है लिखित रूप में जी, वो
300 बीसी से अवेलेबल है। एक तरह से आप ये समझिए कि लगभग 2300-2400 साल का इतिहास उनका लिखित रूप से उपलब्ध है। और जो खासकर आपको मालूम होगा कि जो हमारे जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने एंथ्रोपोलॉजी पर काफी काम किया कि नाक लंबी है, आंख कैसी है, चेहरा कैसा है, इन सब पर काफी उन्होंने हाव भाव के आधार पे तो इस पर उनका जो एक थ्योरी अपना आया। और जो मणिपुर की स्थानीय परंपराएं रही हैं, जैसे मणिपुर का अपना कैलेंडर है, मणिपुर की अपनी भाषा है, मणिपुर के अपने त्योहार हैं, मणिपुर के अपने पहनावा है, मणिपुर का अपना रीति रिवाज है। तो इसके अंतर्गत जो एक कहानी है जो कि आज तक चल रही है, ये माना जाता है कि जो म्यांमार का जो ऊपरी हिस्सा है, जैसे आप देखेंगे कि मणिपुर से वो लगा हुआ है, तो वहां पर एक व्यक्ति था जिसका नाम बताया गया पोइरेटन जी, पोइरेटन नाम के, हाँ, एक व्यक्ति थे। ये म्यांमार में रहते थे। म्यांमार में जब ये रहते थे तो इनके जो बड़े भाई थे, इन्होंने कहा कि तुम हमारे अपने कुछ लोगों को ले जाओ और ऐसी जगह की तलाश करो जहां पर दुख और मृत्यु से मुक्ति मिले। और मुझे लगता है कि जब आप ये समय देखेंगे तो ये जो समय है, कहीं ना कहीं गौतम बुद्ध का जो एरा है, उस समय काफी काम हो रहा था। आप देखेंगे उसी समय जैन मत भी था, संगीति उसी समय हुई थी। हाँ, तो ये तमाम काम हो रहे थे। शायद उसका प्रभाव रहा होगा कि कहीं ना कहीं ये बात म्यांमार में भी पहुंची होगी कि दुख से कैसे निजात पाया जाए और मृत्यु से कैसे बचा जाए। इन सब विषयों को लेकर के ये जो पोइरेटन महोदय थे, इनके बड़े भाई ने कहा कि आप यहां से जाइए और इसकी तलाश करिए। तो इनके जो बड़े भाई थे, अब इससे ये पता चलता है कि इनकी उत्पत्ति कहां से हो सकती है। इनके जो बड़े भाई थे, इनकी 2 पत्नियां थी। पहली जो पत्नी थी और दूसरी पत्नी थी, उनमें अंतर यह था कि पहली पत्नी के बारे में लिखा गया है कि उसकी जो आंखें थी वो तिरछी थी और स्तन उतना विकसित नहीं था जितना कि दूसरी पत्नी का था। तो उसने पत्नी ने कहा, जिसकी आंखें तिरछी थी और वक्षस्थल विकसित नहीं था, उसने कहा कि इनके साथ मैं उस जगह पर जाऊंगी तो वहां मेरा मजाक बनाया जाएगा कि मेरा कद काठी उससे नहीं मिलता है। इसका मतलब ये जो पोइरेटन थे निश्चित रूप से चाइनीज नहीं थे, ये वर्मा की अपनी, म्यांमार की अपनी कोई जाति थी। तो ये पोइरेटन जो थे वो अपने लोगों के साथ धीरे 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 आते गए और अंत में आकर के जो ये आज इम्फाल घाटी है वहां पर आकर के ये सेटल हुए। और ये भी कहानी है कि जब अपने साथ आए तो भूसे में आग लेकर आए। यानी कि भूसे में आग की विशेषता क्या होती है, एक बार जल गया तो परमानेंट जलता रहता है। तो ये कहना तो ठीक नहीं होगा कि मणिपुर के लोग उससे पहले जो लोग थे वो आग नहीं जानते थे, लेकिन वहां पर जो किंवदंतियां हैं, लोक जो त्योहार हैं, उसमें ये सब त्योहार मनाया जाता है, जिसमें ये मान्यता है कि जो पोइरेटन थे वो आग लेकर के उसको उत्सव के रूप में आए। लेकिन जब यहाँ पर आए तो उनको धीरे धीरे ये समझ में आया कि मैं एक डिल्यूजन में था, दुख और मृत्यु से कहीं भी इस दुनिया में छुटकारा नहीं है। तब जाकर के उन्होंने कहा कि मेरी आत्मा किलस रही है, और वो लोहे की छड़ी ये लोग प्रयोग करते थे और कहे कि इसको खोजते खोजते छड़ी भी गल गई, अब हम आगे नहीं बढ़ेंगे। और वो जा करके वहां पर इम्फाल में बस गए। इम्फाल में उससे पहले एक जाति पाई जाती थी जिसको लुई या लोई जाति कहते हैं, वो सबसे पुरानी जाति मानी जाती है। और साथ ही साथ क्या हुआ कि जो इंडो गैंगेटिक प्लेन था, इसका आप देखेंगे कि मिथिला है बिहार में मिथिला से धीरे धीरे जो बंगाल था, बंगाल यानी पश्चिम बंगाल से पूर्व बंगाल से सिलचर से पूर्वोत्तर भारत है। तो एक तरह से आप देखेंगे तो जो मैदानी जातियां थी वो धीरे धीरे नीचे आ रही थी, और म्यांमार की जो पहाड़ी जाति थी पोइरेटन के साथ, वो नीचे आई। और ये दोनों का कहीं ना कहीं एक समागम हुआ। उससे जो संभवतः जाति उत्पन्न हुई, मैं दावा नहीं कर रहा है, जो पुस्तकों में लिखा हुआ है या अंग्रेजों ने तमाम तरीके की क्योंकि थ्योरी है, क्योंकि कहते हैं कि भाई इनका जो चेहरा है वो जो आर्यन उन्होंने नाम दिया हुआ है, जो प्लेन के लोग हैं उनके लिए आर्यन, और जो ये म्यांमार के उत्तर म्यांमार के लोग हैं उनसे को यदि मिला दिया जाए तो जो एक स्पीसीज तैयार होगी, कहीं ना कहीं वो ये मैतेई जाति दिखाई देते हैं। और इनमें जो है आप देखेंगे तो इनमें 7 क्लैन बने, मैतेइयों के अंदर 7 क्लैन बने। इन 7 के अलग अलग राजकुमार होते थे, ठीक है। उसमें जैसे एक को निंगथौजा कहते थे, किसी को रियांग कहते थे, किसी को सारंग कहते थे। इस तरह से उनकी 7 क्लैन बनी, और ये क्लैन को लेकर के जो एरिया बटे हुए थे, एक व्यक्ति दूसरे एरिया में नहीं जाता था, लेकिन ये भी नहीं था कि कोई दूसरे क्लैन में चला गया तो वैमनस जैसा नहीं था। और जो
ये थ्योरी आई कि उत्तर के पूरब के और पश्चिम के लोग मिल करके, पश्चिम यानी म्यांमार, आपका क्या कहते हैं जो बांग्लादेश वाला हिस्सा आज के समय में है, और पूरब यानी कि म्यांमार, इसके बारे में एक जो रेफरेंस है कि आज भी जो लोग आए बाद तक आते रहे, 1000 साल बाद तक, उनको भी क्लैन अलॉट किया गया कि आप आए हैं किसी न किसी किसी क्लैन में हिस्सा हो जाइए। और आज भी वहां पे जो नाम है उसके आधार पर, जैसे मैं ये नाम पढ़ रहा हूं, नैन पोंग हरम जी, जो लोग उत्तर से आए उनको ये अलॉट किया गया, ये क्लैन अलॉट किया गया। हाँ, ये नाम अलॉट किया गया। अच्छा, पहचान क्लैन उनकी के साथ में नाम भी अलॉट किया गया। उसके बाद जो लोग पश्चिम से आए मणिपुर के, उनको कहा गया नैंग पोक हरम, यानी कि नैंग पोक हरम और नैंग पोक हरम, इस तरह से उन्होंने दो नाम दिया। इसका मतलब है ना कि पूरब और पश्चिम से लोग आए हैं और उनका एक सम्मिलन हुआ है। लेकिन वो सब सारे लोग जब मिले तो उन सबकी भाषा एक हो गई, और इसी के साथ साथ जो मिथिला बंगाल के जो ब्राह्मण समाज के लोग थे वो भी वहां पर आए, और विष्णुपुरिया जो समाज, विष्णुपुरिया जिसको कहते हैं आज के समय में, वो समाज भी आए, और धीरे धीरे एक मैतेई समाज का निर्माण हुआ। जी। अच्छा, जब मैं इसके बारे में पढ़ रहा था तो मैंने इसमें पढ़ा कि अभी जो वहां पे हिंसाएं चल रही हैं उसमें मुख्यतः दो जो ग्रुप हैं, एथनिक ग्रुप्स हैं, वो शामिल है। एक पे आपने चर्चा की, मैतेई के बारे में विस्तार से आपने बताया, उनकी उत्पत्ति से लेकर सब कुछ। जो ये दूसरा ग्रुप है, इसको कुकी कहा जाता है, इनका क्या कल्चर है? ये अगर क्रिश्चियंस हैं तो ये कब क्रिश्चियंस बने? क्योंकि क्रिश्चियनिटी तो भारत में कोई बहुत पुरानी तो नहीं है, तो कोई समय रहा होगा कि कन्वर्ट हुए होंगे, तो वो क्या है, इनकी उत्पत्ति, इनके बारे में क्या है? देखिए, भारत में आप देखेंगे तो पुराने समय में जो या तो लोगों ने हिंदुइज्म को अपना लिया, हिंदुत्व की धारा में शामिल मैतेई समाज का, जैसे आप देखेंगे तो जब वहां के एक राजा गरीब नवाज, जिनको कहा गया, जिन्होंने अपना नाम रखा गरीब नवाज कहा गया उनको, उन्होंने अपना नाम ही चेंज किया गरीब नवाज। उसके बाद उन्होंने जो वैष्णव हिंदू धर्म था, उनके एक क्या कहते हैं आपका, जो आज के समय बांग्लादेश है, वहां पर एक बड़े वैष्णव संत हुए, उनसे उन्होंने दीक्षा ली। उस दीक्षा लेने के बाद अपने संपूर्ण समाज को उन्होंने वैष्णव हिंदू धर्म के अंतर्गत समाहित कर दिया। ये कब का दौर था? ये कौन सा समय था? ये लगभग आप मान के चलिए कि 16वीं 17वीं शताब्दी की बात है। इस तरह से मैतेई समाज अपना जो लोकल संस्कृति थी उसके साथ ही साथ जो वैष्णव हिंदू संस्कृति थी उसको उसने अपना लिया। इसलिए आप देखेंगे तो कृष्ण से संबंधित त्योहार वहां मनाए जाते हैं, होली मनाया जाता है, दीपावली मनाया जाता है, रासलीला का वहां पर अपना महत्व है। सरस्वती पूजा सबसे अच्छी तरह कहीं मनाया जाता है तो वो मणिपुर में मनाया जाता है। तो जो मैतेई समाज था वो अचानक जो गरीब नवाज थे उनके निर्णय के बाद वो पूरी तरह से वैष्णव हिंदू समाज में बदल गया। लेकिन अंग्रेज, उसके बाद अंग्रेजों ने जब भारत पे कब्जा जमाना शुरू किया तो 1891 में लड़ाई हुई। जो मणिपुर की जो राज परिवार था, राज परिवार का जो इतिहास है वो लगभग 2000 साल का इतिहास मौजूद है, और उनका दो ऐसा क्रॉनिकल है, रॉयल क्रॉनिकल है, और उस रॉयल क्रॉनिकल में उनका जो अपना समय का सिस्टम है, महीने का सिस्टम है, उसमें वो सारे डेटा को कि सन 33 में क्या हुआ, सब कंपाइल करके, सन 200 में क्या हुआ, सन 300 में क्या हुआ, सन 800, और सन 800 के बाद का जो डेटा है वो महीने महीने पर लिखा गया है कि इस महीने ये हुआ, इस हफ्ते ये हुआ। 17वीं शताब्दी के बाद का डेटा हफ्ते हफ्ते में लिखा गया है, और उसको मैतेई समाज पूरी तरह से प्रिजर्व करके आज भी रखे हुए है। तो वहीं राजशाही व्यवस्था चलती आ रही थी। अच्छा, वहां पर एक और मजेदार बात है, वहां पे जो राजा थे उन्होंने पहले तो 7 क्लैन तो था ही, उस 7 क्लैन के अतिरिक्त जो इम्फाल वैली थी उसको 4 हिस्सों में, जिसको पनास कहते हैं या पना कहते हैं पनास कहते हैं, उसमें डिवाइड कर दिया। और एक पनास को एक मौसम में, एक सीजन में जो राजा होते थे, राजा के पास जो है मजदूरी करनी पड़ती थी। अच्छा, हाँ, हर चारों पनास का 3-3 महीने करके एक समय निर्धारित था कि वो उस समय पर जाकर के राजा के पास जो है मजदूरी का काम करेंगे। सबका क्रम इस तरह से चारों पनास का आता रहता था। तो जो राजशाही थी उसने अंग्रेजों के आगे सरेंडर करने से मना कर दिया। जब उन्होंने मना कर दिया तो जो वहां के उस समय राजा थे उन्होंने युद्ध लड़ा। युद्ध लड़ने में अब जानते हैं कि जब आपको युद्ध लड़ना है, मैतेई से युद्ध लड़ना है, तो अंग्रेज हमेशा फूट डालो और राज करो, ये उनकी नीति है। तो उन्हें यह लगा कि भाई इनसे लड़ेगा कौन, इनसे लड़ेंगे वहीं की जातियां, लोकल जो जातियां हैं।
एक बड़ी अजीब बात है कि जो पूरा नगा पॉपुलेशन था उसने या तो जो हिंदुत्व है उसको स्वीकार किया हुआ था या बुद्धिस्ट हो चुके थे। मैतेई समाज हिंदू हो चुका था। पूरा म्यांमार आप देखेंगे तो बौद्ध धर्म को स्वीकार कर चुका था। लेकिन जो म्यांमार का ऊपरी हिस्सा है उसमें जो ये कुकी जनजाति थी वो अपने पुराना जो एनिमिज्म है या पशु पूजा है, प्रकृति पूजा है, उसी ढर्रे पर थी। ये बड़े लड़ाकू लोग होते हैं। इन्हीं लोगों को अंग्रेजों ने भारत की इस सीमा को सुरक्षा के लिए और मैतेई लोगों से लड़ने के लिए इनको यहाँ पे लाके बसाया गया, इनको ले आकर बसाया और धीरे 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 इनको पहाड़ों के ऊपर चढ़ाया मणिपुर के। और धीरे धीरे आप देखेंगे कि एक तरफ से कुकी, दूसरी तरफ से जो नगा पॉपुलेशन थी वो यहां पर आकर के बस गई। इनके माध्यम से मैतेइयों से इन्होंने लड़ाई भी की, म्यांमार से अपने बॉर्डर की सुरक्षा भी कर रहे थे और कहीं ना कहीं मैतेई समाज एकत्रित न होने पाए, इसके लिए एक डिस्टर्बिंग एलिमेंट आपको बना चाहिए होता है। तो वो डिस्टर्बिंग एलिमेंट भी उन्होंने उसी में से क्रिएट किया। और अफीम की खेती अंग्रेजों का एक बहुत बड़ा पैसे का व्यापार था। चाइना को पूरा उन्होंने कैसे गुलाम बना के, अफीम के बल पे बना के चाइना को रखा। तो एक तरह से आप देखेंगे तो जो चाइनीज जो पार्ट है उसी का एक तरह से नीचे हिमालय के एक तरफ भारत है, दूसरी तरफ चाइना है। तो वही नीति इन्होंने नीचे भी अपनाई और कुकी को ले आकर के इन्होंने बसाया। और जो कुकी पॉपुलेशन थी उसको साथ ही साथ मिशनरियों ने, क्योंकि ये बुद्धिस्ट भी नहीं थे और हिंदू भी नहीं थे, तो मिशनरियों के लिए एक बड़ा मौका था। इन्होंने नागालैंड में जो नगा जाति थी उनको सबसे पहले ईसाई बनाया और उसी के साथ ही साथ जो कुकी पॉपुलेशन थी उसको भी इन्होंने ईसाई बनाया। इस तरह से वहां पर आप देखेंगे तो पहाड़ पर इंसर्कल कर दिया नगा और कुकियों के माध्यम से, जो कि ईसाई बाद में बनाए गए। किनको इंसर्कल कर दिया? मैतेई समाज, जो कि वैष्णव हिंदू समाज था। और वैष्णव हिंदू समाज वैसे भी हिंसा में विश्वास नहीं रखेगा, या तो कॉमन सेंस वाली बात है। तो इस तरह से वहां पर ये सारी घटनाओं। अच्छा, हम एक क्रम को लेके चल रहे हैं। जब से हमने बात करनी शुरू की है, जी जी, इतिहास हमने देखा, आपने मैती का इतिहास बताया, फिर कुकियों का इतिहास बताया, कैसे वो कन्वर्ट हुए, कैसे युद्ध हुए, अंग्रेज कैसे वहां पे आए। जब देश आजाद हुआ उसके बाद उस वक्त क्या सिनेरियो था इस क्षेत्र का? देखिए, देश जब आजाद हुआ तो उस समय तो ऑप्शन सबके पास था, क्या भारत के साथ जाना चाहते हैं, पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं, किसके साथ जाना चाहते हैं। बगल में बांग्लादेश, उस समय पूर्वी पाकिस्तान था ही। लेकिन वहां के समुदाय ने ये निर्णय लिया कि हमें अभी अलग रहना है, हम सोच विचार करेंगे। सोच विचार के बाद उन्होंने 2 साल बाद निर्णय लिया कि हमें भारत के साथ जाना है। तो भारत के साथ जब वो गए तो वहां पर एक एजेंट, केंद्र सरकार की तरफ से एक एजेंट को, सेंट्रल एजेंट को वहां पे तैनात कर दिया गया, क्योंकि अंग्रेज भी एक एजेंट ही वहां पर अपना रखा करते थे। तो इस तरह से पहले उन्होंने एक एजेंट रखा, केंद्र शासित प्रदेश बनाया, लेकिन उसमें उपराज्यपाल की भी नियुक्ति नहीं हुई। और उन्होंने कुछ समझौते किए। उस समझौते के समय से ही ये जो पूरा विवाद है उसकी नींव रख ली गई, क्योंकि उस समझौते में ही मैतेई समाज को इम्फाल वैली तक सीमित कर दिया गया था। वो समझौता जो है वो सारे विवाद की जड़ आज भी बना हुआ है। बाद में इन्होंने मेरी समझ से 1968 या 69 में इन्होंने वहां पे फिर जाकर निर्णय लिया कि हमें उपराज्यपाल या लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति करनी चाहिए। फिर सन 72 आते आते इनको लगा कि इनको पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। पूर्ण राज्य का दर्जा मिल भी गया। लेकिन जो कुकी जाति है और मैतेई जाति, उसमें बहुत ही डिफरेंस है। मैतेई जाति क्या है कि वो एक जगह रहने वाली जाति है, जबकि जो कुकी जाति है वो घुमंतु जाति थी। तो जो घुमंतु जाति होती है वो लगातार चलते रहते हैं, और उनका पॉपुलेशन यदि कहीं पर अच्छे से खेती हो रही है, अच्छा इन्वायरमेंट मिल रहा है, तो जो कहीं और भी वो सेटल किए रहते हैं तो उस जगह पर अपने लोगों को लेकर के आ जाते हैं। तो इस तरह से जो कुकी थे उन्होंने पूरे जो मैतेई समाज था उसको घाटी तक समेट दिया, जिसका मैंने कहा कि घाटी में जो कुल एरिया है वो 750 वर्ग मील है, और जो हिल एरिया है वो 7650 वर्ग मील है। तो 7650 वर्ग मील में कुकी मेनली और थोड़े से नगा, लगभग 90% जो क्षेत्र है, हाँ 90% जो क्षेत्र है उस पर कुकी और नगा समाज ने अपना आधिपत्य जमाया, और बीच का जो 10% क्षेत्र था उस पर जो आधिपत्य था वो मैतेई समाज का। और मैतेई समाज भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एक होमोजिनस समाज हो। वहां पर भी आप जाएंगे तो जो मैंने लुई कहा ना कि लोई समाज वहां जो सबसे पहले था, लोई समाज का, जैसे हमारे यहाँ दलितों का अलग से हम बस्ती बसाते हैं, तो लोई समाज की बस्ती वहां पर अभी भी अलग है। उसके अलावा जो लोग
इधर से आए, आपका जो इस समय का बांग्लादेश है या बंगाल है या पूर्णिया है, सिवान है, ये लोग जो आए, इनको ये एक अपमानजनक शब्द इसको कह सकते हैं, मयांग। म्यांग। मयांग, हाँ, मयांग इनको बोला। और इनको भी जो लोई समाज था, जो कि उनके आउटस्कर्ट में उनके विलेज बसाए गए, मेन स्ट्रीम में नहीं बसाने दिया गया, वहां पर बसाया इन लोगों को। और एक मजेदार बात थी कि यदि जो राज परिवार था या जो क्लैन जो थे, उसमें से यदि कोई राजद्रोह करता हुआ पाया जाता था, तो उसके सजा के तौर पर उसको जो ये मयांग और लोई लोगों का उनके साथ जाकर के रहने लगे। इसका एक घाटा क्या हुआ कि कहीं ना कहीं उस समाज में एक अलगाव आ गया, विलगाव की भावना आ गई, उतना नहीं जुड़ पाए मैतेई समाज से। दूसरा फायदा क्या हुआ कि ब्लड मिक्सिंग होने लगी मैतेई समाज के। अच्छा, षड्यंत्र कौन रचेगा? बेवकूफ आदमी, बुद्धिमान आदमी? बुद्धिमान आदमी। तो जो मैतेई समाज के बुद्धिमान आदमी थे, वो कहां भेजे जाने लगे? मयांग लोगों के साथ, या जो लोई पॉपुलेशन था, मयांग था, उनके साथ हुए। तो ब्लड मिक्सिंग हुई, तो एथनिकली जो एक आप कहिए कि इंटरमिक्सिंग बहुत अच्छी हो गई। तो ये एक फायदा रहा, और घाटा मैंने सामाजिक स्तर पे विलगाव का बताया गया। इसके अलावा सन 1600 के आसपास काफी वहां पर जो मुस्लिम पॉपुलेशन थे युद्ध के दौरान गए, उनको भी बसाया गया, जिनको कि इस समय जहां तक मुझे सही ध्यान है तो पंगाल बोलते हैं। पंगाल इसलिए बोलते हैं क्योंकि बंगाल से आए थे, तो ब को प बोला जाता था मैतेई भाषा में, तो बंगाल की जगह वो मुस्लिमों को पंगाल बोलते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जब इस तरीके से चीजें बटी हुई थी, पहाड़ों पे, हिली क्षेत्रों में कुकी रहा करते थे, प्लेन्स में जो इम्फाल वैली है उसके अंदर ये मैतेई रहा करते थे, तो जो अभी तात्कालिक जो वैमनस्यता है, इस तरीके की भीषण हिंसा जो हो रही है वहां, इसका तात्कालिक कारण क्या है? देखिए, कोई भी घटना लगती है कि अभी घट रही है, लेकिन उसके लिए जो मनोभाव का निर्माण है वो बहुत पहले से शुरू हो जाता है। कहीं ना कहीं देखिए, एक एथनिक डिफरेंस तो है ही कुकी में और जो मैतेई समाज में है, लेकिन जो मैतेई समाज था उसको सबसे पहले इन्होंने सामान्य वर्ग में रखा, सामान्य वर्ग में रखा। उसके बाद बहुत दबाव आया, तो हमें लगता है 90-92 में इन्होंने जो वहां के, चाहे वहां का क्षत्रिय समाज रहा हो, ब्राह्मण समाज रहा हो, वहां का लोकल समाज रहा हो, सबको इन्होंने अल्टीमेटली ओबीसी में डाल दिया। लेकिन जो कुकी थे और जो नागा थे, उनको शेड्यूल ट्राइब का दर्जा मिला। शेड्यूल ट्राइब का दर्जा यदि मिलेगा तो कोई भी एग्जामिनेशन हो, कोई भी परीक्षा हो, आप अधिक सफल होंगे। आज भी आप देखेंगे तो वहां के नौकरशाही में बड़ी मात्रा में कुकी हैं। विधानसभा में बड़ी मात्रा में इसलिए बचे हुए हैं कि अभी भी आबादी 50% से थोड़ी कम है, मैतेई समाज की थोड़ी सी ज्यादा है, 53% के आसपास, 53% के आसपास है। तो इसलिए लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपने आबादी के बल पर वो जरूर मैतेई समाज वहां पर कायम है। लेकिन जैसे ही आप देखेंगे कि नौकरी की बात हो गई, या आप कहिए कि आईएएस बन रहे हैं, आईपीएस बन रहे हैं, जो भी नौकरशाही है, वहां पर अपने आप ही कुकी समाज का दबदबा हो गया। साथ ही साथ मैतेई समाज जिसका इतिहास है वहां पे इतने लंबे समय तक का, उनके लोगों को जमीन खरीदने का प्रॉपर्टी राइट जो है वो अपने इम्फाल वैली के बाहर समाप्त कर दिया गया। मतलब राज्य के 90% भूभाग पे वो प्रॉपर्टी नहीं ले सकते। हाँ। तो ये बहुत बड़ी विवाद की स्थिति है। और क्या जो वो लोग हैं जो पहाड़ पे रहने वाले कुकी और नागा हैं, क्या वो इम्फाल वैली में रह सकते हैं? देखिए, शेड्यूल ट्राइब कहीं भी जा सकता है, शेड्यूल ट्राइब का व्यक्ति तो कहीं भी जा सकता है। प्रॉब्लम इनके साथ मैतेई समाज के साथ है, वो कहीं नहीं जा सकते। तो अब क्या हुआ कि ये मामला कोर्ट में गया। वहां के हाई कोर्ट ने ये नहीं कहा कि हम इनको जो है कह रहे हैं कि शेड्यूल ट्राइब बना दीजिए मैतेई समाज के लोगों को, उन्होंने कभी नहीं कहा। उच्च न्यायालय ने केवल इतना कहा कि इस पर विचार होना चाहिए कि मैतेई समाज के लोगों को शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दिया जाए। जो स्थितियां बनी हुई हैं उन स्थितियों को देखते हुए, जिसके बाद नगा और कुकी जो संगठन थे, उन्होंने एक रैली निकाली। उस रैली में क्या हुआ, उसमें विशेष रूप से विद्यार्थियों को बुलाया गया था, लेकिन सारे तत्व जो थे उसमें इकट्ठा हुए। और उस रैली में ही एक मैतेई समाज के बड़े सरकारी अधिकारी की इन्होंने पीट कर बहुत बुरी तरह मारा, गंभीर चोटें भी उसको आई, मेरे समझ से उनकी मृत्यु भी हो गई। उसके बाद क्या हुआ कि मैतेई समाज के गांव को जलाया, कई लोग जिंदा जलाए गए हाई कोर्ट के डिसीजन के बाद। हाई कोर्ट के डिसीजन भी नहीं तो कमेंट था, वो कमेंट था कि इस पर विचार किया जाए।
उसके बाद क्या हुआ कि कई सारे मंदिरों पर हमले किए गए, ढेर सारे मंदिरों को में आगजनी की गई। उसके बाद क्या हुआ कि जो मिजोरम है, मिजोरम में भी कुकी समाज है, वहां मैतेई भी है, उनको धमकी दी गई। अब स्थिति यह है कि जो अगल बगल का जो भी सराउंडिंग एरिया है, उस हर जगह से मैतेई समाज का पलायन हो रहा है, और ये पलायन इतना तेज है कि सरकार को एयरलिफ्ट भी कुछ जगह करना क्या पड़ा है। इसमें कुछ अंतर्राष्ट्रीय साजिश भी है? अंतरराष्ट्रीय साजिश निश्चित रूप से होगी कि देखिए, आप देखेंगे तो तिब्बत है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, उसी तरह मणिपुर है, उत्तर म्यांमार है, ये सब वो एरिया है जहां से चाइना हमेशा भारत को डिस्टर्ब करता रहा है और करना चाहता है। और क्या है, ये जगह ऐसे हैं, जंगली क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, यहां पर आसानी से मूवमेंट संभव नहीं है। तीसरी बात क्या है कि कहीं ना कहीं एक एथनिक लगाव होता है लोगों में, तो जो चाइनीज पॉपुलेशन है उससे जो कुकी हैं, जो बेसिकली म्यांमार के हैं, उनका लगाव निश्चित रूप से मणिपुर के जो लोग हैं, ओरिजिनल लोग हैं, उनसे ज्यादा है। ये सारी परिस्थितियां इस तरह से बनी हुई हैं कि इन्होंने जो मैतेई समाज है उसकी घेराबंदी कर दी, और ये स्थिति तब हो रही है जब केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, राज्य में भी उसी की सरकार है। केंद्र और राज्य की एजेंसियों ने एक दिन कार्रवाई करते हुए 40 कुकी आतंकियों को मारा, और उससे बड़ा भी कारण यह है कि अफीम की खेती अंग्रेज उस समय कराते थे, ऐसा नहीं है कि आज बंद हो गया, आज भी वो खेती हो रही है। तो वो एक धन का बहुत बड़ा रिसोर्स है अफीम की खेती, उस पर भी राज्य सरकार ने धीरे धीरे लगाम लगाना शुरू किया। तो ये सारी चीजें एक साथ घटनाएं घट रही हैं, जिसका अब जाकर के प्रकटीकरण हो गया। ये चीजें चल पहले से रही थी। तो अभी हमने देखा हाल ही में म्यांमार में तख्ता पलट हुआ, उसके बाद एक बहुत बड़ी म्यांमार की जो पॉपुलेशन है वो अवैध रूप से आके इधर हमारे नॉर्थ ईस्ट में बस गई। तो क्या इसका आप कुछ महत्व देखते हैं इसको लेके? मैं आपसे फिर से कह रहा हूं कि जो उत्तर म्यांमार है, वहां पर जो जातियां हैं वो बेसिकली ओरिजिनली घुमक्कड़ जातियां हैं। और अपने यहाँ क्या है, अपने यहाँ जो लोग हैं, या मैतेई समाज के लोग हैं, या बाकी जो मैदान के लोग हैं, उनका जो अपना व्यवहार है कि एक जगह घर बनाना, वहां पर रहना, वहां जीवन बिताना, अगली पीढ़ी भी वही। और म्यांमार में स्थितियां गड़बड़ होगी तो निश्चित रूप से कहीं अशांति होगी, तो दूसरी तरफ यदि बॉर्डर इतना पोरस है और पहाड़ी एरिया है, वहां पर आप अपने बॉर्डर को बहुत ज्यादा समझ भी नहीं पाएंगे कि एग्जैक्ट बॉर्डर कहां से है, क्या है। पहाड़ों में समझ पाना बहुत कठिन कम से कम राज्यों के बंटवारे में तो एक काम किया गया है कि नदियों के आधार पर काफी कुछ बंटवारे किए गए हैं, तो ये पता रहता है कि नदी के इस तरफ ये स्टेट है, नदी के उस तरफ वो स्टेट है। तो म्यांमार में कोई भी घटना होगी, यदि म्यांमार में शांति नहीं होगी, तो उसका प्रभाव सीधे सीधे सबसे ज्यादा यदि कहीं पड़ेगा तो वो है नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर, क्योंकि मणिपुर दो तरफों से वो दो तरफ से घिरा हुआ है और म्यांमार का द्वार है। मणिपुर में चल रही घटनाक्रम के हमने बात की, अभी तक हमने चर्चा की कि मणिपुर का इतिहास क्या रहा, वहाँ पे जो जनजातियां रही हैं, मैती हो या कुकी हो, उनका इतिहास क्या रहा, कैसे वो यहाँ तक आई और कैसे उनके बीच में ये जो हिंसा का दौर है वो प्रारंभ हुआ। भूपेंद्र जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि ये जो हिंसा चल रही है, जो भीषण मारकाट आगजनी वहां पे है, इसका निवारण क्या हो सकता है? देखिए, इसका ये जो समस्याएं आई हैं, इस समस्या से ही समाधान निकलेगा जी। ये जो कारण उत्पन्न हुआ है, उस कारण से ही निवारण उत्पन्न होगा। अच्छा बताइए, आज के पहले आपने मणिपुर की भौगोलिक स्थिति क्या है समझने का भी प्रयास किया था? मणिपुर की भाषा क्या है, लोक संस्कृति क्या है, वहां का रूट क्या है, क्यों इतना महत्वपूर्ण है, ये वहां के लोग, क्या इस स्तर पर कभी जागरण हुआ था कि अच्छा मणिपुर मैतेई समाज है, ये वैष्णव हिंदू हैं, ये इन त्योहारों को मनाते हैं, यहाँ पर कुकी हैं? इस पर आज तक हमने कभी विचार ही नहीं किया। हमारा सारा जो फोकस रहा है आज तक, अब जब जो भी देखिए, सारा फोकस कश्मीर पे, कश्मीर से जरा सा मौका मिला तो पंजाब पर, उससे मौका मिला तो चीन पर। ये नॉर्थ ईस्ट हमारे देश का हिस्सा है, इसका जुड़ाव होना चाहिए, इससे हमारा लगाव होना चाहिए, ये था ही नहीं। तो जैसे जैसे ये बातें समाज तक पहुंचेंगी, समाज इसके लिए खड़ा होगा जी।
और मैं तो ये मानता हूं कि जैसे अभी आपने देखा 3 दिन पहले एक वीडियो डाला गया कुकी महिलाओं के संबंध में, 3-4 दिन पहले जो वीडियो डाला गया जिस पर इतना बवाल मचा, किसी भी महिला के साथ ऐसा कृत्य नहीं होना चाहिए, चाहे वो किसी समाज की महिला हो। लेकिन इस तरह के वीडियो को जब ये घटना हुई उस समय नहीं दिखाया गया। लगभग 2 महीनों के 2 बाद। महीने बाद संसद सत्र चलने के 2 दिन पहले आप डाल रहे हैं, इसका मतलब आपके हृदय में उन महिलाओं के आत्मसम्मान की रक्षा की भावना नहीं है, कोई संवेदनशीलता नहीं है कि उनके जो साथ कुकर्म किए लोग हैं उनको सजा मिले। आपके मन में केवल एक भावना है कि किस तरह से उन महिलाओं के आत्मसम्मान को बेचकर उस पर राजनीति की रोटी सेकी जा सके। ठीक है, 1 दिन 2 दिन वो बातें चली, लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ? समाज को समझ में आ गया कि हमें दिग्भ्रमित किया जा रहा है। लोगों ने पढ़ना शुरू किया, जानना शुरू किया, वहां के इतिहास के बारे में जानना शुरू किया, वहां क्रॉनिकल के बारे में जानना शुरू किया, किस तरह के वहां के समाज का निर्माण हुआ, किस तरह का अत्याचार वहां का समाज झेल रहा है। इसलिए चाहे प्रदेश की सरकार हो, चाहे केंद्र की सरकार हो, आज यदि कुकी आतंकियों को 1 दिन में 40 आतंकियों को मार गिराया गया तो किसी तरह का हाय तौबा नहीं मचाया गया। क्यों नहीं मचाया गया? क्योंकि लोगों को पता है कि मणिपुर हमारे देश का एक हिस्सा है, वहां मैतेई समाज के लोग हैं जिनके साथ एक लंबे समय से अत्याचार और अन्याय हो रहा है, जिसके खिलाफ सरकार को कार्रवाई करनी ही करनी है। नहीं तो पहले ऐसे कोई कार्रवाई होते ही चाइना का और अगल बगल के देशों का दबाव आ जाता था, फिर उसमें चर्च शामिल हो जाते थे, उसमें तमाम तरह के देश विरोधी ताकतें शामिल हो जाती थी। इसलिए ये जो समस्या खड़ी की जा रही है, ये समस्या से ही समाधान निकलेगा। क्योंकि सबसे पहले आपको किसी बीमारी का इलाज करना है तो ये स्वीकारना पड़ेगा कि ये बीमारी है और बीमारी हमें हुई है। मणिपुर अब तक तो हमसे कटा हुआ था, हमारे शरीर का हिस्सा ही नहीं मालूम पड़ रहा, चर्चा का विषय भी नहीं, चर्चा का विषय नहीं था। यानी आपके अनुसार जैसे जैसे ये जन जागरूकता मणिपुर के बारे में होगी, वहां पर परिस्थितियां सामान्य होगी और हिंसा का दौर लोकतंत्र में जी कोई भी जो समाधान निकलना है, वह सरकार कोई कड़ा निर्णय करना चाहती है तो उसके पहले चाहती है कि लोगों की जो मनोभावनाएं हैं वो सरकार के निर्णय के साथ जुड़े। तो अब जब लोग उन समस्याओं को समझ रहे हैं, तब उनको लग रहा है कि जो सरकार कर रही है वो सही कर रही है, जो गलत है, जिन लोगों ने गलत किया है, इतिहास में 1-2 सदी से जो गलत करते आ रहे हैं, उनको सबक सिखाया जाना चाहिए। क्योंकि समाज से बदला नहीं लेना है, उस समाज में जो असामाजिक तत्व हैं, जो आतंकवादी मिले हुए हैं, जो देशद्रोही मिले हुए हैं, चाइना जिस तरह से उनको इस्तेमाल कर रहा है, या फिर विदेशी ताकतें क्रिश्चियन मिशनरी जिस तरह से इस्तेमाल कर रही हैं, उन लोगों की पहचान होनी चाहिए, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और उस बारे में लोगों का मन तैयार हो रहा है। जब लोगों का मन तैयार होता है तो देश की सरकार भी तैयार होती है, सरकार तैयार होती है, तभी कड़े निर्णय लेकर के समाधान निकाला जाता है। यानी आपकी माने तो जैसे जैसे जन जागरूकता फैलेगी वैसे वैसे ही मणिपुरी हो या पूरा नॉर्थ ईस्ट हो, उसकी समस्याओं का समाधान होता जाएगा। बिल्कुल होगा। बहुत ही सकारात्मक चर्चा रही। हमने इतिहास को जाना मणिपुर के, और इतिहास से लगा के और तात्कालिक जो भी वहाँ परिस्थितियाँ चल रही हैं उस पर हमने चर्चा की। इस उम्मीद, इस आशा के साथ कि मणिपुर में हो रही हिंसा जल्द से जल्द समाप्त हो, वहाँ जान माल की हानि बंद हो, हम आप सबसे विदा लेते हैं। अगर आपको हमारी चर्चा अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।